नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय पे बात करेंगे जो अक्सर पैरालिसिस पेशेंट के दिमाग में बना रहता है और इवन उनके जो केयर टेकर्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका भी ये सवाल होता है जब वो भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अक्सर डॉक्टर्स एक पैरालिसिस पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेगुलर जाइए और एक्सरसाइज कीजिए। बट यहाँ पर एक पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट तो आ नहीं रही है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास बार बार हम क्यों जाएं, हम घर पे ही कर लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। और इवन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिनके पैरालिसिस को 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 साल हो गए हैं, वो एक्सरसाइज काफ़ी हद तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है, क्या एक्सरसाइज की कोई इंपॉर्टेंस है? अगर है तो पेशेंट को चेंजेस देखने को क्यों नहीं मिलते हैं और किस तरीके से हमें एक्सरसाइजेस के थ्रू चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? इन तीनों सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि आपको जो पैरालिसिस हुआ उसमें समस्या किस चीज़ की है? आपके हाथ की, आपके पैर की, आपकी बॉडी की, आपकी पावर की, या आपके दिमाग की? लास्ट वाला सही आंसर है, क्योंकि आपके दिमाग में एक्चुअली प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से दिमाग ने अपना काम करना बंद कर दिया। और हम सब जानते हैं कि हमारा माइंड ही है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। तो आपके जो दिमाग में प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, इसको पैरालिसिस बोला जाता है। अगर ये आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं अपनी कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि किस कारण से लकवा होता है, किस कारण से ब्रेन हैमरेज होता है, क्या इसके पीछे का रीज़न होता है, पूरे डिटेल में। इसलिए मैं आपको इन शॉर्ट दोबारा बता देता हूँ कि अगर हमारे बॉडी में कोई खून का थक्का जाके हमारे दिमाग के किसी पार्ट में फंस जाता है जिसकी वजह से ब्लड आगे फ्लो नहीं कर पाता है, तो पैरालिसिस हो जाता है। तो पैरालिसिस होने की वजह से दिक्कत कहाँ पे आई? दिमाग में। और एक्सरसाइज हम किसकी करते हैं? हाथ पैरों की। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। असल में दिमाग के जिस हिस्से में दिक्कत आई वहाँ का वो हिस्सा डेड हो गया। अब उस हिस्से को दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। तो अब हमारा दिमाग एक और नया प्रोसेस करता है। क्या करता है? वो अपने उस काम को, मतलब दिमाग का जो हिस्सा वो काम कर रहा था, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे हिस्से को दे देता है। इसीलिए पेशेंट के अंदर पहले 5 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं और दिमाग भी खुद अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है। उस जगह पर हमें एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे हम चलना सिखाते हैं, उसे हम हाथ पकड़ना सिखाते हैं, उसे हम बोलना सिखाते हैं, उसे हम बैलेंस बनाना सिखाते हैं ना छोटे बच्चे को। आप ये समझिए कि पैरालिसिस के बाद एक पेशेंट का दिमाग सेम उसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर उन्हें खड़ा होना, बैलेंस बनाना, बोलना, चलना, सब कुछ आपको दोबारा सिखाना पड़ेगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है कि पेशेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर एक पेशेंट का और उसके फैमिली मेम्बर्स का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये तो पता लगा पैरालिसिस हुआ, ये तो पता लगा कि बॉडी वर्क नहीं कर रही, लेकिन ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि जो दिमाग का लेवल है वो दोबारा बचपन में चला गया, तो हमें सारी चीज़ें दोबारा से सिखानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है, वो याद सब कुछ रखता है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, बस काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि बॉडी का वो हिस्सा हमारी बॉडी को ऑर्डर नहीं दे पा रहा। इसी जगह पर हमारी एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक पैरालिसिस पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं तो यानी हम अपने दिमाग को दोबारा ट्रेंड करते हैं कि किस तरीके से हमें हाथ उठाना है, किस तरीके से हमें बैलेंस बनाना है, किस तरीके से हमें खाना खाना है। ये सारी चीज़ें दिमाग को दोबारा सिखानी पड़ती है। तो आई होप यहाँ पे पहली चीज़ आपको समझ आई कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या है और कितनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दूसरे पार्ट पे बात करते हैं कि जब हम काफ़ी टाइम तक ऐसा करा रहे होते हैं, पहले 5-6 महीने में आप देखते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसके बाद ये रिजल्ट मिलना बहुत स्लो हो जाता है और इवन ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर एक पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स दोनों ही परेशान हो जाते हैं और एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करना छोड़ना एक बहुत ही लापरवाह स्टेप हो जाता है। क्यों? ध्यान से आप खुद समझिए। अगर एक पेशेंट को हमने एक्सरसाइज कराना छोड़ दिया, ऑलरेडी हमें पता है कि एक साइड का उस व्यक्ति का पैर हाथ काम नहीं कर रहा है, और हम जो एक्सरसाइज करा रहे थे वो छोड़ दिया क्योंकि हम फेड अप हो गए कि इतनी एक्सरसाइज के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इससे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि हाथों की, पैरों की वो जो नसें हैं वो और ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती हैं।
और उसके बाद अगर आप दोबारा एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी बॉडी को उस लेवल पे लाना जो अभी है, यानी जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप या आपका कोई भी जान पहचान वाला एक पैरालिसिस पेशेंट है तो आप स्ट्रिक्ट रूप से एक चीज़ ध्यान रखें कि उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज रेगुलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहाँ पर एक्सरसाइज कराएं। शुरुआती दौर में ये ज़रूरी होता है, उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं, बल्कि ये कहूँ कि काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप घर पर उन्हें करा सकते हैं और उसके रिजल्ट यानी शरीर में आने वाले बदलाव आप विजिबली घर पे अपने उस पेशेंट में देख सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके ये वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में इनमें सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बता रखा है। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो बहुत सारे हमारे पेशेंट का सवाल होता है कि सर एक्सरसाइजेस भी हम कर रहे हैं, ठीक तरीके से जो आपने चीज़ें बताई हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन चेंजेस नहीं आ रहे। वो चेंजेस ना आने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एक सही ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में, जो मैंने आपको बताया था, हमारा दिमाग ट्रेंड कर रहा होता है, उसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो प्रोसेस होती है, जो गतिविधि होती है, वो स्लो हो जाती है। उसको दोबारा जगाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, और विदाउट मेडिसिन अगर हम बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाते हैं एलोपैथी की तरफ तो एलोपैथ में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करे। यकीन नहीं है तो अगर कोई भी पेशेंट है वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उन मेडिसिन को आप एक बार गूगल कीजिए, चेक कीजिए जितनी भी मेडिसिन है क्या कोई हेल्प कर रही है न्यूरोप्लास्टिसिटी में, एंड यू विल बी शॉक्ड कि ऐसी मेडिसिन नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद की, होम्योपैथ की, तो दोनों में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करती हैं। इसीलिए अक्सर जब पेशेंट होम्योपैथी की तरफ आता है तो स्टार्टिंग में उनको शायद डाउट होता है। जैसे ही वो अपनी दवा स्टार्ट करते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में जब उन्हें चेंजेस दिखने शुरू होते हैं वहाँ पर उनका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है और जो हमारा पेशेंट है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करानी चाहिए, क्यों नहीं रोकनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।